Welcome you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 में हम लोग चैप्टर नंबर 8 जो स्टडी कर रहे थे दैट वाज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, और लास्ट की क्लासेस में हमने सेल के बारे में जाना है। उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वैरायटी इन नंबर ऑफ सेल्स। हमने सेल्स के बारे में जाना था, आज हम जानेंगे कि कौन कौन से वैरायटी ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। There is a lot of variation in the number of cells present in an organism. ऑर्गेनिज्म में किस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें मतलब एक तरह से ये है कि कोई सिंगल टाइप के सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, अलग अलग टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हर सेल में अपना मतलब एक अलग वेरिएशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरीज इन शेप एंड साइज, वेयर एज द एग ऑफ द hen इज अ सिंगल सेल। जो hen होता है उसमें एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, जो उसका एग होता है उसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है। और जो ह्यूमन बींग्स है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और सबका जो साइज होता है, शेप होता है, फंक्शन होता है, सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ single cell are known as unicellular organism, and the organism which are made up of more than one cells are called as a multicellular organism. ऑर्गेनिज्म बेसिकली दो टाइप्स के ही होते हैं, जो हमने बताया था आपको वैरायटी नंबर ऑफ सेल्स। उसमें इससे हम दो चीज़ों से डिफ्रेंशिएट करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें खाली एक सेल पाया जाता है वो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो हमारे वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जिसमें हमारे एक से ज़्यादा या नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। In unicellular organism, one cell perform all the essential functions similar to the one performed by the multicellular organism. अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जब बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हर सेल का अपना अपना फंक्शन होगा। तो जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म को एक तरह से सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जितने भी सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो अपना अलग अलग सारे सेल्स अपना इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पर जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है वो सारे ही फंक्शंस परफॉर्म करता है जो भी एसेंशियल होते हैं सर्वाइवल के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विल परफॉर्म functions such as capturing, digesting food, respiration, growth, reproduction and excretion. जितने भी functions है वो सारा एक सेल ही परफॉर्म करेगा। But in multicellular organism, the similar function will be performed by the different organisms which are made up of a specialized cell. अब जिसमें एक सेल खाली प्रेजेंट है तो वो ही सारे जितने भी नेसेसरी फंक्शंस होते हैं वो सारे ही एक सेल ही परफॉर्म करेगा। पर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हर एक अलग अलग ऑर्गन स्पेसिफाइड होता है, स्पेसिफाइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अपना अपना इंडिविजुअल वर्क परफॉर्म करते हैं। Hence, in multicellular organism, the level of organism includes cell, tissue, organs, organ system and बॉडी। अब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो हमारी सेल होती है, उसके बाद हमारे टिश्यूज आते हैं, टिश्यूज के बाद हमारे ऑर्गन्स आते हैं, ऑर्गन्स के बाद हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम आता है, और सारे ऑर्गन सिस्टम को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारी क्या बनती है, पूरी कंप्लीट बॉडी बनती है। However, for all multicellular organism, life starts with a single cell that is the fertilized egg. This egg further divided to gradually create all the cells. जो हमारी ह्यूमन बींग्स होती है उसमें सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है जो कि फर्टिलाइज होता है, पर उसके बाद वो फर्दर डिवाइड होता है और लाइफ सारे सेल्स जितने भी बॉडी के हैं वो उनको क्रिएट करता है। Hence, all the organisms perform all the life functions irrespective to the number of cells in them. Unicellular organisms such as amoeba, paramecium, euglena, etc. can be easily collected from the pond water and can be observed under the microscope by preparing slides. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन सब में सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है और इन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर हम रख के इनको
प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे इसमें डायग्राम बना हुआ है कि दो टाइप्स के हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं, एक मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है, एंड मल्टीसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मोर देन वन सेल्स आर प्रेजेंट। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है हमारा एमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, और हमारे मल्टीसेलुलर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आता है शेप्स ऑफ द सेल। अब हर सेल का अपना अपना डेफिनेट शेप होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, रेड ब्लड सेल्स हमारे स्पेरिकल शेप में होते हैं, स्पिंडल शेप्ड में होते हैं जो मस्कुलर सेल्स हमारे होते हैं, और नर्व सेल्स जो होते हैं वो हमारे इलोंगेटेड साइज के होते हैं। तो हर सेल्स का अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है। सेल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स। दे कैन बी राउंड हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं। सम सेल्स कैन बी लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स। एग्जाम्पल जैसे स्पिंडल शेप्स मस्कुलर सेल्स। सम सेल्स कैन बी लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, जैसे नर्व सेल, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारे मस्कुलर सेल्स है जो कि हमारे स्पिंडल है, दोनों साइड पॉइंटेड होते हैं, और नर्व सेल्स है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, और कुछ हमारे स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं जैसे कि हमारे रेड ब्लड सेल्स। ऑर्गेनिज्म सच एज एमीबा हैव नो डेफिनेट शेप। जो ऑर्गेनिज्म हमारे एमीबा होते हैं, जैसे एमीबा हो गया, इसमें सिर्फ एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। दे कीप चेंजिंग शेप ड्यू टू द अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोजेक्शन विच आर नोन एज अ स्यूडोफोडिया। जो इसमें प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं कि उनका शेप जो होता है वो एक तरह से चेंज हो जाता है, मतलब चेंज होता रहता है उनके अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के बेसिस पे, इसलिए उनका कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। द स्यूडोफोडिया हेल्प इन लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड। और जिसमें इसमें प्रोजेक्शंस जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम स्यूडोफोडिया बोलते हैं। इसका मेन काम ये होता है कि ये बॉडी के जो एमीबा होता है इसके मूवमेंट के लिए और जो फूड कैप्चर करते हैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए, उसमें ये हेल्प करता है। ये हमारा डायग्राम्स यहाँ बने हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इसमें दिखा रहे हैं। एमीबा इज एन इंडिपेंडेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। एमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मीन्स किसी के भी ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट नहीं होता है। इन ह्यूमंस वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड कैन चेंज देयर शेप। ह्यूमन बींग्स में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि अपना शेप चेंज कर सकते हैं। द कंटेंट ऑफ द सेल आर सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन called as a cell membrane. This membrane is responsible for providing shape to the cell. और जो हमारा सेल होता है वो एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और वो प्रॉपर सेल को शेप देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन प्लांट सेल देयर इज एन एडिशनल कवरिंग कॉल्ड एज अ सेल वॉल। जो बाकी हमारे प्लांट सेल्स में, जो एनिमल सेल्स में तो कोई भी हमारा सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, पर जो प्लांट सेल होता है उसमें एक एडिशनल कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। There is a lot of variation in the size of the cell. Most of the cells are very small in size and are visible only under a microscope. A microscope enlarges or magnifies the cell to make them visible. However, there are small cells, some cells which are very big. The size of the cell can vary from 0.1 micrometer to 13 centimeter. इसमें यही बताया है कि कुछ सेल्स हमारे जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज में, हमें उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर रखना पड़ता है, तब हम उसे देख सकते हैं। और कुछ सेल्स हमारे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिग होते हैं, और जो मैक्सिमम सेल का साइज का वेरिएशन होता है वो हमारा 0.1 माइक्रोमीटर टू 13 सेंटीमीटर हो सकता है। मतलब हमारा मिनिमम जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर है, और जो मैक्सिमम सेल का साइज है वो हमारा 13 सेंटीमीटर है। The egg of an ostrich measuring 170 mm into 130 mm is the largest cell. और जो हमारा लार्जेस्ट सेल होता है वो हमारे ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो हमारा लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट है। The size of the cell is independent of the size of the organism, but the size
is directly related to the function it performs. जो साइज होता है शेल का वो उस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि ऑर्गेनिज्म में जो है उसका साइज क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स आर स्फेरिकल इन both small and big animals as they perform the same functions. अब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो चाहे हमारे बिग हो गए चाहे स्मॉल एनिमल्स हो गए, सब में एक तरह से सेम होते हैं और सेम फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं. सिमिलरली नर्व सेल्स इन ऑल द ऑर्गेनिज्म आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड. और जो नर्व सेल्स होते हैं वो सारे ही ऑर्गेनिज्म में कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं. ह्यूमन नर्व सेल्स आर बिलीव टू बी द लॉन्गेस्ट सेल. और ह्यूमन बींग्स में जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है वो हमारा कौन सा होता है, नर्व सेल होता है. अब हम लोग इसको माइक्रोस्कोप के अंडर रख के कैसे देख सकते हैं उसके बारे में जानेंगे. मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर एंड आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आईज. डच साइंटिस्ट एंटन वैन लीeuwenhoek was the first one to make a microscope. ये हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी. using his handicrafted microscope he observed and described muscular fiber, bacteria and blood flow in capillaries. इन्होंने जो इनके पास छोटा सा माइक्रोस्कोप था उसकी हेल्प से इन्होंने मस्कुलर फाइबर, बैक्टीरिया जो है और ब्लड जो कि हमारे कैपिलरीज में फ्लो होता है इसको इन्होंने एक तरह से ऑब्जर्व किया था. अब these days there are different types of microscope including simple, compound and electronic microscope. अब आज के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब आज के डेज में जो है माइक्रोस्कोप्स है वो हाई क्वालिटी की और डिजिटल क्वालिटीज के डेवलप हो चुके हैं. मोस्ट सेल्स आर द बेस्ट स्टडीड अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. और जो हमें सेल की सबसे बेस्ट स्टडी करनी होती है उसे हम लोग किसके अंडर में ऑब्जर्व करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर. अब हम लोग जानेंगे सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन क्या होता है. इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल आर द बेसिक यूनिट्स, मैंने आपको बताया ही था. सिमिलरली सेल्स टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज. मैंने आपको ये भी बताया था कि जब सारे सेल्स को हम कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, टिश्यू फॉर्म होता है. एंड सिमिलरली इसी तरीके से टिश्यू जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मेनी ऑर्गन्स. अब मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं वो जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. और ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, बॉडी को बनाते हैं. डिफरेंट ऑर्गन्स विल वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ सिस्टम सच एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सो ऑन. अब डिफरेंट ऑर्गन्स है वो कंबाइन होकर बनाते हैं तो वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं. जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, में बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन करके अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन एनिमल्स ईच ऑर्गन in a respiratory system performs a different functions such as inhaling, absorption, assimilation and expiration. अब जो organs में हमारे respiratory system होते हैं वो अलग अलग functions perform करते हैं. Similarly जैसे plants में ले गए, leaves are responsible for synthesis of food, stems for the transfer of foods and nutrients from leaf to all the other parts, roots for absorbing water, nutrients from the सोयल. अब जैसे प्लांट्स में ही होता है, हर किसी का अलग अलग अपना फंक्शन. लीव्स का फंक्शन होता है फूड्स को सिंथेसाइज करना. स्टेम का काम होता है कि वो फूड को और न्यूट्रिएंट्स को लीव्स तक सारे डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा सके. रूट्स का काम क्या होता है कि वो किस तरीके से पानी को और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब कर सके. उसी तरीके से हमारे जो बॉडी है उसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स है जो कि कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो जो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं उसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनका अपना अपना वर्क होता है. अब हमारे सेल के जो हमारा बेसिक डायग्राम सेल का दिया हुआ है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले सेल में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. सबसे पहला जो हमारा होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, दूसरा हमारा होता है साइटोप्लाज्म होता है और तीसरा हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस जो होता है वो बीच में सेंटर में प्रेजेंट होता है हमारे सेल के. सेल मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग होती है, साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक लिक्विड उसमें प्रेजेंट होता है सेल में. अब हम इसको एक एक करके स्टडी करेंगे. सबसे पहले क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन. द सेल मेम्ब्रेन इज द outermost layer of the cell and encloses the basic components of the cell which is the cytoplasm and nucleus.
सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो कि जितने भी कंपोनेंट सेल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या करता है, उसके अंदर इंक्लोज रखता है। और जो भी अंदर ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है इसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। It's not only separates one cells from the other, but also separate the cell from the surrounding environment. प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसका सिर्फ एक ही काम नहीं होता है कि ये एक सेल से दूसरे सेल को सेपरेट रखे, बल्कि जो सेल है उसको आउटर की जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उससे भी ये अलग रखता है। दिस मेम्ब्रेन इज पोरस इन नेचर। ये मेम्ब्रेन जो हमारा होता है वो पोरस होता है नेचर में, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स अंदर बाहर जाने होते हैं वो इसमें इजिली फ्लो आउट हो सकते हैं। मतलब मीन्स कह सकते हैं कि छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। वही चीज इसमें बताया है, इट अलाउज रेगुलर मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस और मटेरियल बोथ फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया आपको पोरस होते हैं, मीन्स छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो भी मतलब इंपॉर्टेंट रेगुलर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होता है या जितना भी जो भी मटेरियल अंदर बाहर जाने की प्रोसेस होती है ये इसमें इजीली हो सकती है। मीन्स बाहर से मटेरियल अंदर आ सकता है, अंदर से मटेरियल बाहर जा सकता है। इन प्लांट सेल्स देयर इज एन additional layer outside the cell membrane which is known as a cell wall। ये भी मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल्स में एक अलग से क्लोज मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। This additional layer provides protection to the cells against the variation in the temperature, high speed wind, extra environment moisture and so on। अब प्लांट सेल में ये लेयर इसलिए प्रेजेंट होती क्योंकि ये जो सेल वॉल है वो एक सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में प्रेजेंट है, बट प्लांट सेल्स में सेल वॉल ऊपर से एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसका सिर्फ मेन यही रीजन होता है कि जो भी टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है, स्पीड हाई मतलब बहुत ही हाई फ्लो कर रही है, मतलब ब्लो कर रही है, जो मॉइस्चर एक्स्ट्रा मतलब एनवायरनमेंट पे जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और सब चीज़ों की वजह से एक और कोटिंग प्रेजेंट होती है, हम कह सकते हैं, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ये इसका बेस काम होता है कि ये हमारे सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। This additional protection is required by the plants because they are not mobiles. That is, they are stationary and cannot move from one place to another। अब ये इनको प्रोटेक्शन इसलिए भी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि वो स्टेशनरी है, वो मोबाइल नहीं है। मीन्स वो अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपनी प्रोटेक्शन के लिए नहीं मूव कर सकते, इसलिए उनको ये अलग से एक प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड की जाती है। तो फिलहाल आज की क्लास में हमारा इतना ही था। हमने जो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी किया, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट की क्लास में हम लोग साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे और प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो होप सो आज की क्लास में जो भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इन केस अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड या लास्ट क्लास में जो भी डिस्कस किया गया है उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होता है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन पर लिखकर अपने डाउट्स को क्लियर आउट करा सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।